नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की पर। जी। हाँ, मतलब हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे इस देश के बारे में। हमारे पास इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इन सब पर जानकारी है। बिल्कुल। और कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बना पाएं इस यूरेशियाई देश की। हाँ, ये जरूरी भी है समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे खास बात से, जो मुझे लगता है वो है इसकी लोकेशन। बिल्कुल, इसकी भौगोलिक स्थिति। हाँ, मतलब ये एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी फैला हुआ है। जी। राजधानी तो अंकारा है, लेकिन सबसे बड़ा शहर और शायद सबसे जाना माना भी इस्तांबुल है। हाँ, इस्तांबुल। ये तो जैसे दो महाद्वीपों के बीच एक पुल जैसा है। हमारे स्रोतों में भी यही बात है कि ये सिर्फ नक्शे की बात नहीं है। सही कहा। ये हजारों सालों से मतलब संस्कृतियों के आने जाने का, व्यापार का, यहाँ तक कि सेनाओं का भी रास्ता रहा है। और इसका असर आज भी होगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जो भौगोलिक स्थिति है, इसका रणनीतिक महत्व आज भी उतना ही है, शायद ज्यादा ही हो। अच्छा। सोचिए, एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, ऊपर काला सागर, नीचे भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर, और इसकी सरहदें वो 8 देशों से मिलती हैं। ग्रीस, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया। 8 देश? कौन कौन से? हाँ, ग्रीस, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, फिर अजरबैजान का नक्शेवन एन्क्लेव, ईरान, इराक और सीरिया। बाप रे, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। भी ये स्थिति इसे एक अहम क्षेत्रीय खिलाड़ी तो बनाती है, पर साथ ही कई जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक मुश्किलों के बीच में भी खड़ा कर देती है। और इसी वजह से शायद वहाँ इतनी अलग-अलग संस्कृतियों का असर दिखता है। बिल्कुल, इसी खास लोकेशन की वजह से यहाँ इतनी विविधता है कल्चर्स में। समझ गई। अच्छा, तो ये भूगोल ने इतिहास पर भी गहरा असर डाला होगा? यकीनन। चलिए थोड़ा इतिहास देखते हैं। ऑटोमन साम्राज्य का नाम तो सबने सुना है, उसकी विरासत तो बहुत बड़ी रही है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन जो आज का तुर्की है, मॉडर्न तुर्की, उसकी कहानी हमारे दस्तावेज बताते हैं 1923 से शुरू होती है। जी, जब गणराज्य बना। हाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद और ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने पर मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने तुर्की गणराज्य की स्थापना की। मुस्तफा कमाल आतातुर्क। उन्हें काफी दूर की सोचने वाला नेता माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने देश को एक मॉडर्न दिशा देने के लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी सुधार किए। जैसे कि? सबसे अहम था देश को एक सेक्युलर गणराज्य बनाना। हाँ, धर्मनिरपेक्ष। जी। इस्लामिक कानून की जगह स्विस सिविल कोड पर आधारित नया कानून लाए। शिक्षा को मॉडर्न बनाया, लिखने के लिए रोमन लिपि अपनाई। और महिलाओं के लिए भी तो उन्होंने काफी कुछ किया था। बिल्कुल, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पब्लिक लाइफ में आने का अधिकार, ये सब बहुत बड़े कदम थे उस जमाने के हिसाब से। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, ये तो पूरे तुर्की समाज को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश लगती है। हाँ, थी भी। और इन बदलावों ने ही आज के तुर्की की नींव रखी। पर एक बात और ध्यान देने वाली है। क्या? जो हमारे स्रोत भी बताते हैं कि अतातुर्क के ये जो सेक्युलर सुधार थे और देश की जो गहरी इस्लामी जड़ें थीं, उनके बीच एक तरह का तनाव, अच्छा, वो हमेशा से रहा है। और ये तनाव आज भी आप कह सकते हैं तुर्की की राजनीति और समाज में महसूस किया जा सकता है। और हाल के सालों में भी तो कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। हाँ, हुए हैं। 2017 में एक रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह। जी। उसके बाद तुर्की पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल गया। यानी संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली में। बिल्कुल। अभी राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन है और इस बदलाव से राष्ट्रपति के पास काफी ज्यादा अधिकार आ गए। इस पर तो काफी बहस भी हुई होगी। हाँ, देश के अंदर भी और बाहर भी काफी चर्चा का विषय रहा है। तो ये तो हुई राजनीतिक व्यवस्था की बात। अगर हम तुर्की की दुनिया में भूमिका देखें, आपने नेटो और यूएई का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, देखिए, तुर्की 1952 से नेटो का सदस्य है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी। ये दिखाता है कि कोल्ड वॉर के टाइम से ही इसकी पश्चिमी देशों के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। और आपको पता है, नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेनाओं में से एक तुर्की की है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, दूसरी तरफ यूरोपियन संघ यानी ईयू में शामिल होने की इसकी कोशिशें भी कई दशकों से चल रही हैं। लेकिन वो शायद पूरी नहीं हुई है अभी तक। नहीं, वो प्रक्रिया काफी कॉम्प्लेक्स है, धीमी है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं उसमें। तो ये जो सदस्यताएं हैं और ईयू में जाने की इच्छा, ये क्या दिखाता है, मतलब तुर्की की पहचान के बारे में? ये एक अच्छा सवाल है। ये शायद उसी द्वंद्व को दिखाता है जिसकी बात हम कर रहे थे। क्या ये पूरी तरह पश्चिम का हिस्सा है या इसकी अपनी एक अलग यूरेशियाई पहचान है? ये दुविधा हर जगह दिखती होगी। हाँ, उसके लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय कदम में ये सवाल झलकता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है।
अच्छा, अब जरा देश के अंदर चलते हैं। यहाँ के लोग, समाज, उनके बारे में बात करते हैं। आबादी तो काफी ज्यादा है। हाँ, बड़ा देश है। 2024 के अनुमान देखें तो करीब 8.5 करोड़ लोग, 85.5 मिलियन। और इसमें अलग अलग समुदाय भी होंगे? जी हाँ, जातीय विविधता काफी है। सबसे बड़ा ग्रुप तो तुर्क लोगों का है, जो करीब 70 से 75% है। ओके। लेकिन एक बहुत बड़ा और अहम माइनॉरिटी ग्रुप है कुर्द लोगों का। उनकी आबादी करीब 19% मानी जाती है। 19%? ये तो काफी है। हाँ, और ये ज्यादातर देश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में रहते हैं। इनके अलावा अरब, चरकेसियन, जॉर्जियन और भी छोटे ग्रुप्स हैं जो इस विविधता को और बढ़ाते हैं। भाषा के बारे में क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज तो तुर्की होगी। जी, तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुर्द समुदाय बड़ा है तो कुर्दिश भाषा भी काफी बोली जाती है। खासकर उन इलाकों में जहां वो रहते हैं। बिल्कुल, उनके इलाकों में काफी व्यापक रूप से बोली जाती है और अरबी और दूसरी माइनॉरिटी भाषाएं भी मौजूद हैं। और धर्म? तुर्की तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। हाँ, बिल्कुल। आंकड़े देखें तो लगभग 99.8% आबादी मुस्लिम है। ओह, लगभग सभी? जी, इनमें से ज्यादातर सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। एक अलेवी समुदाय भी है जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। लेकिन अतातुर्क ने तो इसे सेक्युलर बनाया था। हाँ, बनाया था। देश आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इस्लाम जो है वो समाज और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो वहां भी वो तनाव दिखता होगा, सेक्युलरिज्म और धर्म के बीच? दिखता है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या हो, पब्लिक लाइफ में धर्म की क्या भूमिका हो, इस पर बहसें वहां अक्सर होती रहती हैं। चलिए, अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। तुर्की की इकोनॉमी तो काफी बड़ी है। हाँ, बड़ी और विविध भी। जैसे स्रोतों में दिया है, 2024 में अनुमानित जीडीपी लगभग $1.32 ट्रिलियन थी। 1.32 ट्रिलियन। ये तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुई। जी हाँ, और इसकी आर्थिक हैसियत का अंदाजा इससे भी लगता है कि ये OECD और G20 जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स का मेंबर है। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जी, और G20 जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसे अक्सर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, यानी एक उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था। सही कहा। कौन से सेक्टर्स ज्यादा मजबूत है यहाँ? हमारे स्रोतों में टूरिज्म का जिक्र बार बार है। टूरिज्म तो यकीनन बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन इसके अलावा टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, वो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, टर्किश टॉवल्स वगैरह। बिल्कुल। फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा सेक्टर है। कई इंटरनेशनल कंपनियां वहां प्रोडक्शन करती हैं। अच्छा। कृषि भी बहुत अहम है। तुर्की कई चीजों का, जैसे हेजलनट, अंजीर, खुबानी, चेरी, इनका दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। अरे वाह। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर रहा है। हालांकि ये भी सच है कि इन सभी सेक्टर्स ने हाल के सालों में काफी आर्थिक चुनौतियां देखी हैं। जैसे हाई इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा रही है। और उनकी करेंसी लीरा, उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आया है। ये तो आजकल कई देशों में समस्या है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही है संस्कृति का पहलू। आपने शुरू में कहा था कि लोकेशन की वजह से संस्कृतियों का मेल हुआ है। क्या वो आज भी साफ दिखता है? बहुत साफ दिखता है। तुर्की की संस्कृति एक लेयर्ड मैप की तरह है, परतदार नक्शे की तरह। हाँ, उसमें आपको ओटोमन साम्राज्य की शानो शौकत मिलेगी, सेल्जुक तुर्कों की विरासत दिखेगी, सेंट्रल एशिया की जड़ें मिलेंगी और प्राचीन अनातोलियन, ग्रीक, रोमन सभ्यताओं के गहरे निशान भी। सब कुछ एक साथ? बिल्कुल। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुरानी परंपराएं और मॉडर्न लाइफस्टाइल साथ साथ चलती हैं। इस्तांबुल जैसे शहरों में ये खास तौर पर दिखता होगा। हाँ, इस्तांबुल तो इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको पुराने ऐतिहासिक बाजार मिलेंगे और वहीं बगल में एकदम मॉडर्न शॉपिंग मॉल, पारंपरिक कॉफी हाउस हैं, तो साथ में ट्रेंडी कैफे भी। और ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो भी तो ऐसी सांस्कृतिक समृद्धि का सबूत है। स्रोत बताते हैं कि 21 साइट्स हैं तुर्की में। 21? हाँ, ये बहुत प्रभावशाली संख्या है। कौन कौन सी खास है इनमें? इनमें कैपाडोसिया का गुरेमे नेशनल पार्क और रॉकी साइट्स हैं। वो अपनी अजीब सी चट्टानों और गुफा वाले घरों के लिए फेमस हैं। हाँ, उनकी तस्वीरें देखी हैं। फिर पामुक्कले के पास हिएरा पुलिस का प्राचीन शहर है, जो अपने सफेद ट्रैवर्टीन टेरेस के लिए जाना जाता है। अच्छा। और इस्तांबुल का पूरा हिस्टोरिक एरिया, जिसमें हैगिया सोफिया, ब्लू मस्जिद जैसी इमारतें, वो भी इस लिस्ट में। ये जगहें सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव इतिहास और प्रकृति की अद्भुत देन है। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खास है वहाँ की संस्कृति में? हमारे पास जो जानकारी है
उसमें चाय और एक मिठाई का जिक्र है। हाँ हाँ, आप तुर्की चाय और लुकुम की बात कर रही हैं। हाँ। चाय तो वहाँ सिर्फ पीने की चीज नहीं है, वो एक सोशल रिचुअल है, एक सामाजिक रिवाज। अच्छा। दिन भर पी जाती है, खास तौर पर वो पतले कमर वाले ग्लास होते हैं ना, हाँ, देखे मैंने। उन्हें इंजेबेल्ली कहते हैं। मेहमान नवाजी का ये एक अहम हिस्सा है। और वो मिठाई लुकुम? लुकुम, जिसे अंग्रेजी में टर्किश डिलाइट कहते हैं, वो स्टार्च और चीनी से बनी एक नरम चबाने वाली मिठाई होती है। हाँ, खाई है मैंने। अलग अलग रंगों और फ्लेवर्स में आती है। बिल्कुल, उसमें मेवे होते हैं, कभी गुलाब जल का फ्लेवर होता है। ये तो दुनिया भर में तुर्की की पहचान बन गई है। सही कहा। ये छोटी छोटी चीजें भी संस्कृति को कितना जिंदा रखती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई तुर्की घूमना चाहे तो कुछ जगहों का जिक्र तो हमने किया। पामुक्कले के बारे में थोड़ा और बताइए ना। वो सफेद पहाड़ जैसे क्या है असल में? पामुक्कले का मतलब होता है कॉटन कैसल, यानी रुई का महल। रुई का महल? हाँ, वो असल में गर्म पानी के झरने हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत होता है। सदियों से वो पानी बहता रहा और इसके मिनरल्स जमते गए, जिससे वो सीढ़ी जैसे तालाब बन गए हैं। अच्छा, तो वो प्राकृतिक है? जी है, बिल्कुल प्राकृतिक। दूर से देखने पर बर्फ या रुई के ढेर जैसे लगते हैं, और वहीं पास में प्राचीन रोमन शहर हियरापोलिस के खंडहर भी हैं। तो इतिहास और प्रकृति एक साथ? बिल्कुल। लोग पुराने जमाने में भी वहां उन गर्म पानी के झरनों में नहाने आते थे। दिलचस्प है। और कैपेडोशिया, वो हॉट एयर बलून वाली जगह? हाँ, कैपेडोशिया अपनी फेरी चिमनीज के लिए मशहूर है। फेरी चिमनीज? हाँ, वो अजीब सी दिखने वाली चट्टानें, वो ज्वालामुखी फटने और फिर हवा पानी से हुए कटाव से बनी है। ओके। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि हजारों साल पहले लोगों ने उन नरम चट्टानों को काट काट कर घर बना लिए, चर्च बना लिए, यहाँ तक कि पूरे के पूरे शहर जमीन के नीचे बना लिए। जमीन के नीचे शहर क्यों? जैसे कुछ शुरुआती ईसाइयों ने रोमन साम्राज्य के जुल्म से बचने के लिए वहां पनाह ली थी। ओह! और हाँ, सुबह सुबह वहां सैकड़ों रंगीन हॉट एयर बलून्स आसमान में उड़ते हैं। वो नज़ारा तो एकदम जादुई होता है। उस पूरे इलाके की खूबसूरती एक अलग ही एंगल से दिखती है। जरूर जाना चाहूंगी कभी। अब आते हैं इस्तांबुल पर। हागिया सोफिया, ब्लू मस्जिद, ग्रैंड बाजार, ये शहर तो लगता है इतिहास की किताब है। हाँ, इस्तांबुल वाकई दुनिया के महान शहरों में से एक है। हागिया सोफिया की कहानी ही अपने आप में कमाल है। हाँ, उसके बारे में सुना है। 6वीं सदी में वो एक बहुत बड़ा चर्च बना था, फिर ऑटोमन काल में मस्जिद बन गया। 1935 में अतातुर्क ने उसे म्यूजियम बना दिया, और हाल ही में उसे फिर से मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है। उसकी आर्किटेक्चर, उसका इतिहास दोनों ही हैरान करने वाले हैं। और ब्लू मस्जिद? सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे उसकी नीली इज़्निक टाइलों की वजह से ब्लू मस्जिद कहते हैं, वो ऑटोमन आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। और ग्रैंड बाजार? हमारे नोट्स में लिखा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। हाँ, ग्रैंड बाजार या कपले चार्शी, ये एक पूरा शहर जैसा है। 60 से ज्यादा गलियां, 4000 से ज्यादा दुकानें। 4000 दुकानें? हाँ, ये 15वीं सदी में बनना शुरू हुआ था। यहाँ आपको कालीन, लैंप, गहने, मसाले, चमड़े का सामान, कपड़े, मतलब लगभग सब कुछ मिल जाएगा। ये तो शॉपिंग करने वालों के लिए जन्नत होगी। है तो, पर ये सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये इस्तांबुल की धड़कन है। वहाँ आप सदियों पुराना माहौल, वो मोल भाव करने का अंदाज, वो चहल पहल सब महसूस कर सकते हैं। लगता है वहाँ घूमना ही अपने आप में एक अनुभव है। बिल्कुल, रंगों, आवाजों और महकों का एक संगम। अच्छा, भूगोल पर वापस आते हैं। एक और जिक्र था माउंट अरारात का। हाँ, माउंट अरारात, ये तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कहाँ पर है ये? ये पूर्वी तुर्की में है, आर्मेनिया और ईरान की सीमा के पास। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है। ओके। इसकी 2 चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं। इसका जिक्र बाइबल की कहानी में भी आता है। नोआ की नाव वाली कहानी? जी हाँ, कि नोआ की नाव यहीं रुकी थी। हालांकि इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है, पर यह अपनी भव्यता के लिए और तुर्की के नेशनल सिंबल्स में से एक होने के लिए जाना जाता है। कुछ और छोटी छोटी दिलचस्प बातें भी थी हमारे स्रोतों में। एक ये कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भूमिगत मस्जिदों में से एक तुर्की में है। हाँ, इसका जिक्र है। स्रोत ज्यादा डिटेल नहीं देते, पर यह तुर्की के लंबे और कॉम्प्लेक्स इतिहास का एक और सबूत है, जहां अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों ने अपनी छाप छोड़ी है। ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो कपाडोसिया के चर्च हों या ये मस्जिद, ये अक्सर सुरक्षा के लिए या खास धार्मिक जरूरतों के लिए बनाए जाते थे। समझ गए। और एक और मजेदार बात, तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा अखरोट उत्पादक है। हाँ, अखरोट ही नहीं,
हेजलनट, अंजीर, खुबानी जैसे कई मेवों और फलों के प्रोडक्शन में तुर्की दुनिया में सबसे आगे है। अच्छा। ये इसके एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत दिखाता है, जो न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करता है बल्कि एक्सपोर्ट में भी बड़ा योगदान देता है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाती हैं, है ना? बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? हमने देखा कि तुर्की अपनी लोकेशन की वजह से यूरोप और एशिया के बीच एक खास पुल है जी, जिसका गहरा रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमने अतातुर्क के दौर को समझा, कैसे आधुनिक गणराज्य बना, उनके सुधार और फिर हाल के राजनीतिक बदलावों पर भी नजर डाली। हाँ, और हमने ये भी समझा कि यहाँ एक विविधता भरा समाज है। तुर्क और कुर्द प्रमुख ग्रुप्स हैं। और इस्लाम एक अहम सामाजिक सांस्कृतिक शक्ति है, भले ही देश सेक्युलर हो। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई ताकत है जिसमें टूरिज्म, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सबका रोल है, और ये G20 जैसे ग्लोबल मंचों पर भी मौजूद है। और सांस्कृतिक रूप से तो ये प्राचीन और आधुनिक का एक बहुत ही रिच मिक्सचर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से लेकर रोजमर्रा की चाय और लुकुम तक। सही कहा। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। नहीं, मतलब एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है कि तुर्की की ये जो खास स्थिति है पूर्व और पश्चिम के बीच, हाँ, उसकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थिति और जो उसके अंदरूनी बदलाव हो रहे हैं, जी, इन सबको देखते हुए भविष्य में क्या होगा? मतलब कौन सी बातचीत, कौन से तनाव, कौन सी इच्छाएं तुर्की की पहचान को और दुनिया में उसकी भूमिका को शेप देंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो पश्चिम के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा, या पूरब या अपने पड़ोसियों के साथ नए समीकरण बनाएगा, या फिर अपनी एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट यूरेशियाई राह चुनेगा? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में तुर्की को समझने के लिए बहुत जरूरी होगा, और जिस पर यकीनन और भी खोजबीन की जा सकती है। बिल्कुल। इस पर सोचते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।